और अब बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। तो रामनगर में कॉर्पोरेट का ढीला और झिन्ना गेट की ओर से जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं। सुबह से ही सावलदे में धरना प्रदर्शन कर रही हैं ग्रामीण। बताया जा रहा है कि ग्रामीण वन्यजीवों के हमले में मृतक आश्रितों के परिजनों को 25 लाख, हमले में घायलों का पूरा इलाज कराने के साथ ही उन्हें 10 लाख के मुआवजे की मांग कर रही हैं। घटनास्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और प्रशासन ने ऐसी किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगाई है। पर्यटक घटनास्थल के पास ही रुके हुए हैं। दूर दूर से जो पर्यटक आए हुए हैं वो काफी परेशान भी हो रहे हैं। तो कल प्रशासन ने प्रदर्शन पर रोक लगाई थी। मृतक के परिजनों को 25 लाख की मांग की जा रही है। यहां पर के इलाज के लिए क्या कर रहे हैं, यदि वो हमें जवाब दे देते हैं, ग्रामीणों को संतुष्ट कर देते हैं कि उनकी सुरक्षा की जाएगी, जो हमारे बच्चे भी अस्पताल के अंदर एडमिट हैं उनका इलाज कराया जाएगा, तो इस ट्रैफिक को हम लोग खोल देंगे। हम टूरिस्टों के लिए रास्ता चिट्ठी लिख करके संयुक्त संघर्ष समिति को रामनगर में वार्ता के लिए बुलाया। हम लोग प्रचार में गांव गांव घूम रहे थे, हम लोगों ने अपने प्रचार को बंद किया। और रामनगर से हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़ गए। गोविंद, जरा बताइएगा, वन्यजीवों के हमले से देखा जा रहा है कि जो स्थानीय जो ग्रामीण है वो किस कदर परेशान हो रहे हैं और अब मुआवजे की मांग की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या उन मृतकों के परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? देखिए चांदी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो घटनाक्रम था, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें गिरफ्तारियां कर ली गई है। यहाँ पर से उनको हटा लिया गया है, प्रशासन ने सारी गिरफ्तारियां कर ली है, यहाँ से उनको यहाँ से हटा दिया गया है और धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। एक तरह से कॉर्बेट पार्क में झिरना और ढेरा गेट के लिए जिप्सियां जाने लगी हैं और उन सबको गिरफ्तार करके ले जाया गया है यहाँ से। और जो यहाँ पर बात है, ग्रामीणों की कई मांगे हैं। उनकी मांग ये जो मांगे आपने बताई, इसके सिवा ये भी मांग है कि जो हमलावर बाघ हैं उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए या गोली मारी जाए। इसके अलावा जो वन्यजीव जो है जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई की जाए, किसी तरह से उनको पकड़ा जाए या रेस्क्यू किया जाए, झाड़ियों का गठान किया जाए जिससे कम से कम जो दुर्घटनाएं हों। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, ग्रामीण भी लगातार जो है अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि वो 1.5 महीने से करीब इस आंदोलन को चलाए हुए हैं, तो उनकी मांग भी जायज है। लेकिन कॉर्पोरेट प्रशासन का कहना है कि 31 जो 31 की तारीख है, वो 31 की तारीख महत्वपूर्ण तारीख है। कई वीआईपी का दौरा यहाँ होना है और देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं। क्योंकि वन्य जीवों के हमले तो कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन साथ में जिस तरीके से मुआवजे की मांग की गई है उसको प्रशासन को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, जो प्रशासन का कहना है कि ये पॉलिसी लेवल का मामला है, ये सरकार के स्तर पर होने वाली चीजें हैं। जो मुआवजा अभी दिया जाता है, 5 से 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, इस मुआवजे को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसको 25 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है। जो मृतक आश्रित होते हैं उनको 25 लाख रुपए दिए जाए। तो ऐसे में ये पॉलिसी मैटर है, तो ये सरकार ने तय करना है। और जो घायल है उनको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है, जबकि इन लोगों की मांग है कि इस मुआवजे को बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया जाए और जो ग्रामीण घायल होते हैं उनका पूरा इलाज किया जाए। क्योंकि अंकित, एक जो हाथी दंगल में जो घायल हुआ था, उसके इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा है और गरीब लोग हैं जो लकड़ी बीन करके और चारा काटने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग अपना इलाज नहीं करा पाते। तो ऐसे लोगों की इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए और उसके इलाज में 15 लाख रुपए बताया जा रहा है कि खर्च हो चुका है और 20 लाख रुपए तक का खर्चा होने की उम्मीद है। बिल्कुल गोविंद, देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से अब अगला विकल्प क्या होता है और क्या मुआवजे की जो मांग की जा रही है वो कब तक पूरी की जाएगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शनिवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वृंदावन के वात्सल्य ग्राम पहुंचे। यहां पर सीएम धामी ने शस्त्री महोत्सव में शिरकत की है और सीएम धामी ने साध्वी ऋतंबरा को 60वें जन्मदिन पर बधाई भी दी है। सीएम धामी ने कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और सीएम धामी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न तो राम मंदिर बना पाते और न धारा 370 हटा पाते। उस समय में ये तमाम लोग जितने हथकंडे हो सकते थे उन हथकंडों को अपनाकर राम मंदिर का काम रोकने का काम करते थे। भाई बहनों, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न तो मंदिर बना पाते, ना कश्मीर से धारा 370 हटा पाते, ना ही 3 तलाक हटा पाते। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की क्षमता है कि वो न झुके हैं न रुके हैं, बस अपने कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ते गए।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का टॉप सीक्रेट सेल सक्रिय हो गया है। प्रदेशों की 5 लोकसभा सीट को कैसे जीता जाए, इस पर बीजेपी की टॉप सीक्रेट टीम काम करने वाली है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट वैसे तो बीजेपी के ही पाले में है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं से भी कोई भी कमी न रह जाए, इसके लिए बीजेपी ने अपने टॉप सीक्रेट टीम को सक्रिय कर दिया है। आने वाले 5 महीनों में बीजेपी का ये टॉप सीक्रेट सेल खास तौर पर काम करेगा। सेट का पहला टारगेट रहेगा 5 सीटों पर जीत का वोट शेयर 75% तक रखना। और इसके साथ सेल के साथ पहली बैठक जनवरी के पहले हफ्ते में ही होनी है, जिसमें केंद्र की तरफ से पूरी गाइडलाइंस भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक हमारे एक एक बूथ पर 24 घंटा निवास करेंगे। वहां पर पार्टी की मजबूती के लिए विचार करेंगे और उन बूथों का भी विचार करेंगे जिन बूथों पर हम पिछले चुनाव में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में पीछे रहे, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए बूथ को जीतने की रणनीति बनाने की योजना है। अब लोकसभा चुनाव करीब है तो हर छोर से बीजेपी अपने पत्ते फेंट रही है। 2 से लेकर 26 जनवरी तक के लिए बीजेपी ने अपने प्रोग्राम शेड्यूल कर लिए हैं। यानी जीत के लिए चौतरफा प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पर महिला और यूथ को रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। प्रदेश में चल रही भू कानून की मांग को लेकर बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया है। सांसद ने कहा है कि भू कानून की मांग जायज है और इस पर पहले से ही सख्त कानून लागू होना चाहिए था। तीरथ सिंह ने कहा है कि भू कानून के लिए जन जागरूकता लानी होगी और साथ ही जनप्रतिनिधियों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तीरथ ने यह भी कहा कि चंद पैसे के लिए पहाड़ के लोग बाहरी लोगों को अपनी जमीन बेच रहे हैं, जो गंभीर विषय है। मैंने कहा ना, हम सरकार ने समिति बनाई है, कानून उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का वो जो हुआ, लेकिन सरकार भी लगेगी, लेकिन साथ में जनता को भी लगना और इसको कैसे हम जन जागरूकता लाएं, इसके लिए सबको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये मानसिकता जनप्रतिनिधियों को भी बदलनी पड़ेगी। ये जनप्रतिनिधि चाहे पंचायतें हों, चाहे अन्य हों, चाहे हम हैं, तीरथ हो, सबको इस बारे में स्वयं से लाना पड़ेगा व्यवहार में। नैनीताल न्यू ईयर जश्न के लिए पूरी तरीके से तैयार है। होटलों ने पर्यटकों के लिए इंतजाम पूरे कर लिए हैं, तो गीत संगीत की व्यवस्था भी की गई है। वहीं होटल एसोसिएशन द्वारा मॉल रोड पर भी गीत संगीत का पूरा प्रबंध किया गया है। हालांकि शनिवार को पर्यटकों की कमी नैनीताल की तरफ दिखी है, जिसके चलते पर्यटन कारोबारियों में चिंता भी है। और हालांकि नैनीताल में अधिकांश होटलों की बुकिंग पहले ही पैक हो गई थी। वहीं पर बताया जा रहा न्यू ईयर के लिए पुलिस और प्रशासन ने भी रूट प्लान तैयार किया हुआ। पर्यटकों की संख्या में कल से कमी पर स्थानीय कारोबारी प्रशासन पर ही आरोप लगाने लगे हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश जो बाहर के जितने जो पर्यटक जो आते हैं देश विदेश से, उनकी तरफ गया हुआ है, जो कि हम सभी के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न ये हमारे व्यापार को लेकर भी है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें न केवल व्यापारी वर्ग बल्कि मुझे लगता है कि नैनीताल नगर में निवासित प्रत्येक जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कारोबार से जुड़ा हुआ है, वो इस वाले जो हमारा जो ये 31 का जो पर्यटन सीजन चलता था, हम बहुत हद तक इस पर निर्भर रहते थे। लेकिन बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपेक्षाकृत यहाँ पर इस समय काम बिल्कुल भी नहीं है। नैनीताल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, क्या वजह बताई जा रही है जिससे कि पर्यटकों में कमी देखी गई है? देखिए, अगर पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो क्रिसमस के दौरान भीड़ रही है, और लेकिन 31 के दौरान भीड़ काफी कमी रही है। जो स्थानीय कारोबारी हैं वो इसके लिए रीजन जो प्रशासन है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रशासन इस बात को कहता रहा है, जो रूट प्लान है वो देता रहा है, कहा है कि जो नैनीताल से बाहर हैं वो गाड़ियां रोकी जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके जो नैनीताल के होटल्स हैं वो उससे पहले ही पैक हो चुके थे। नवंबर में सारी बुकिंगें हो चुकी थी और क्रिसमस को लेकर भी काफी
काफी भीड़ यहाँ पर रही है और उस दौरान भी जो अनुभव है वो पर्यटकों को बहुत अच्छा रहा नहीं है, क्योंकि 3 किलोमीटर तक जाम रहा है। यहाँ से 10 किलोमीटर तक दूर गाड़ियां रोक दी गई हैं। बावजूद उसके जो होटल ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं उनमें बुकिंग हो गई है और उनके जो पर्यटक हैं वो नैनीताल पहुंच चुके हैं और लगातार आज सुबह से ही जो टूरिस्ट है वो नैनीताल की तरफ आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के इंतजामात होटल ने किए हैं, गीत संगीत का इंतजाम किया है, इसके अलावा जो खाने पीने के इंतजाम हैं, खासतौर पर जो देश भर के जो टूरिस्ट नैनीताल आ रहे हैं उनके लिए जो पहाड़ी व्यंजन हैं, इसके अलावा साउथ इंडियन या इंडियन कुजीन है वो रखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो ऑनलाइन कारोबार नहीं कर रहे हैं होटल, या जिस तरह से जो वॉकिंग कस्टमर लेता है उसको लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। वो लोग काफी दुविधा में हैं कि टूरिस्ट कैसे आएगा। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया था कि अगर 70% नैनीताल में पार्किंग पैक होती है तो उसके बाद रूसी बाईपास और नारायण नगर में गाड़ियों को रोका जाएगा, और इसके अलावा अगर इसके बावजूद भी वहां पर पैक होता है तो हल्द्वानी से शटल सेवा चलाई जाएगी। लेकिन कल जो है टूरिस्ट की भारी कमी नैनीताल में देखी गई, क्योंकि वीकेंड था, शनिवार था, टूरिस्ट का मूवमेंट खासा कम रहा है। और खास बात यह है कि टूरिस्ट का मूवमेंट कम ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर कल था, क्योंकि जो रूसी बाईपास और नारायण नगर वाली जो पार्किंग थी वो भी पूरी तरीके से खाली थी। लेकिन प्रशासन पर ये आरोप जरूर लग रहे थे कि जो हल्द्वानी है या कालाढूंगी है वहां से टूरिस्ट को डाइवर्ट कर दिया गया है। आज का दिन अहम है, क्योंकि आज दिन भर पर्यटकों का मूवमेंट नैनीताल की तरफ रहेगा या पहाड़ों की तरफ रहेगा। एक बात और है कि जिस तरह से 31 का जश्न है उसमें खास तौर पर जो टूरिस्ट की पसंद रही है वो मुंशियारी, चौकौड़ी, रानीखेत, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर या फिर रामगढ़ वाले इलाके में खास तौर पर रही है। जो कुमाऊं मंडल विकास निगम के रिजॉर्ट हैं वो उनकी जो बुकिंग है वो 90% से ज्यादा बिल्कुल वीरेंद्र, ये वजह मानी जा सकती है क्योंकि नैनीताल में अक्सर देखा जाता है कि पार्किंग की समस्या सबसे ज्यादा होती है, और अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं अगर पार्किंग की समस्या होती है तो कहीं ना कहीं आपका मन खराब हो जाता है। ये भी वजह मानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सरोवर नगरी नैनीताल नए साल के लिए, जश्न के लिए पूरी तरीके से तैयार है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटलों ने खास इंतजाम भी किए हैं और इसके साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक के लिए नया प्लान भी बनाया है। क्रिसमस के बाद अब सरोवर नगरी नए साल के जश्न के लिए तैयार है। 31 दिसंबर के लिए प्रशासन ने रूट प्लान तैयार कर दिया है और शहर में उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जिनके होटलों में बुकिंग के साथ पार्किंग की सुविधा होगी। वहीं 70% पार्किंग फुल होने के बाद 10 किलोमीटर दूर पर्यटकों को अपनी गाड़ियां खड़ी करनी होगी और वहां से शटल के जरिए शहर में पर्यटकों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही शहर में क्राउड मैनेजमेंट के लिए बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। ये प्रशासन और पुलिस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा नैनीताल में प्रोवाइड कराई जा सके। तो ट्रैफिक के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, पार्किंग के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको देखते हुए जो शटल का मैनेजमेंट किया जाता है, संचालन किया जाता है। इसके साथ ही नैनीताल में इंतजाम भी होटल ने अपने गेस्टों के लिए किए हैं। नाच गाने के साथ पहाड़ी खान पान के साथ सभी तरह की भोजन टूरिस्टों के लिए रखा गया है। तो वहीं माल रोड पर भी होटल एसोसिएशन ने गीत संगीत का प्रबंध किया है और सरकार के आदेश होटल रेस्टोरेंट भी 24 घंटे खुले रहेंगे। बहुत गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा कदम है और इससे जो टूरिज्म आएगा यहाँ पे उसको भी उसका लुत्फ उठाने को मिलेगा और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। बहुत फायदा मिलेगा। रात में लोगों को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, खाना मिल जाएगा, सारी चाय वगैरह पी लेंगे, होटल्स में रूम मिल जाएंगे, सही हो जाएगा सारों के लिए, अच्छा होगा। डर सा फील होता है कई बार कि अभी क्या रूम मिलेगा, खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर उस नजरिए से देखा है तो बहुत अच्छी बात है ताकि टूरिस्ट को इस चीज की प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल सरोवर नगरी न्यू ईयर के जश्न के लिए तैयार है। तो इंतजाम भी प्रशासन से लेकर होटलों तक के ऐसे हैं कि यहाँ आने वाले पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन को एंजॉय करें और फील गुड महसूस कर सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। टिहरी में भी नए साल के जश्न को लेकर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और टिहरी झील का दीदार कर रहे हैं, जिससे कि पर्यटन कारोबारियों में खुशी है। टिहरी झील में नई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होने से पहले पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और झील से सटे कैंप, कॉटेज,
होम स्टे भी लगातार बुकिंग हो रही है। पर्यटकों का कहना है कि नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी वो कई बार जा चुके हैं, लेकिन टिहरी आकर उन्हें बेहद खुशी है और टिहरी झील में बने फ्लोटिंग हट्स को लेकर भी वो खासी उत्साहित है। पुरी में और नैनीताल में बहुत बार आ चुके, हरिद्वार में भी इतनी अच्छा नहीं लगता जितना यहाँ पे लगा है। और वो हट के लिए दोबारा आने वाला है। बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत सुंदर है यहाँ पर, आइलैंड बहुत अच्छा है और फ्लोटिंग हट गजब है, उसके लिए हम दोबारा आएंगे। अब औली में सैलानियों की भारी भीड़ पहुंच चुकी है और इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने वाले, लेकिन सैलानियों को बर्फबारी का इंतजार है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे चहल पहल भी बढ़ गई है। चारों तरफ सैलानियों से पहाड़ पैक हो रहे हैं। हालांकि बर्फबारी कम होने के बाद कुछ पर्यटक मायूस जरूर है। को गूगल पे हम लोगों ने देखा तो यहाँ बर्फबारी होती है, जैसा कि हम लोगों को बताया कि नवंबर से फरवरी तक बहुत बर्फबारी होती है। हम लोग हरिद्वार तक आए, हरिद्वार से हमने जो टैक्सी करी तो टैक्सी वाले ने भी बोला कि बहुत बर्फबारी है, लेकिन जो हमें यहाँ की ओरिजिनलिटी, तो हम लोग बहुत निराश है। हम 36 घंटा ट्रैवलिंग करके सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल के लिए आए, तो हम कब से एक्सपेक्ट करें, जब से आए हमारी एक ही चाहे कि स्नोफॉल गिरे, स्नोफॉल हो, हम एंजॉय करें पूरा ग्रुप। 5 लोग हम आए। कई सैलानी पहली बार औली आए हैं, जो पहाड़ की सुंदर वादियां देखकर बेहद खुश हैं। 12 दिसंबर के बाद औली में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने जल्द स्नोफॉल का अनुमान जताया है। काफी अच्छा वेदर है, स्नो है, ठंड है काफी और काफी मजा आ रहा है। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बट इट इज रियली गुड एंड ऑसम, जस्ट लव इट। नए साल में पहाड़ों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में 2024 की शुरुआत में ही सैलानियों की भीड़ पहाड़ पर और बढ़ने की उम्मीद है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। चंपावत से खबर मिली, जहां पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपी कमल रावत पर पॉक्सो समेत दूसरी धाराएं लगाई गई हैं। मामले में एसपी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग के परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार डरा धमकाकर दुष्कर्म करता आ रहा था। किसी से शिकायत करने पर आरोपी नाबालिग को जान से मारने की धमकी दे रहा था। परिजनों ने तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है और खुद को आरोपी से खतरा बताया है। ये चंपावत थाने का मामला है, जहां पर पीड़िता के द्वारा रेप और पॉक्सो की एक तहरीर हमारे थाने में दी गई है, जिसमें एफआईआर, उनके जो तहरीर है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के उपरांत मेडिकल व अन्य जो भी साक्ष्य शक्ल उसकी कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य के अनुसार जो भी उसमें होगा उसमें हमारे द्वारा उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर लामबगड़ ब्लॉक के भांगा देवली में एक बेटा और 2 बेटियों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी है। पिता 3 महीने पहले ही आईटीबीपी से रिटायर होकर गांव आए थे, जबकि बच्चे देहरादून में पढ़ाई करते थे। कल देर रात बेटा और 2 बेटियों ने अपने दोस्तों की मदद से पिता को मौत की खाट उतार दिया है। वहीं पर गांव के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। गांव में हत्या के बाद से सनसनी का माहौल है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति के लालच में यह हत्या की गई है। हालांकि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम भांगड़ा देवी में सुंदरलाल नाम के व्यक्ति की उनके परिजनों द्वारा ही हत्या कर दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर गई और अभियुक्तों को मौके पर ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभियुक्त कौन कौन है? अभियुक्त इसमें उनके सुंदरलाल के बच्चे हैं, जिनमें उनकी 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्र और एक उनके पुत्र का मित्र इसमें अभियुक्त है। देहरादून का अंकित 18 दिसंबर से तुर्की से लापता है। मर्चेंट नेवी में अंकित काम करता था। लापता होने से पहले अंकित ने अपने परिवार वालों को कुछ मैसेज भेजे, जिसके बाद अंकित की गुत्थी उलझ गई है। इसके साथ ही अंकित ने अपनी पत्नी और अपने भाई को कुछ मैसेज भेजे हैं, जिसमें अंकित ने साफ लिखा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ लेना मेरी हत्या हो चुकी है। अंकित के वीडियो और मैसेज देखकर कोई भी कह सकता है कि अंकित के साथ कुछ न कुछ हो रहा था। देहरादून का 34 साल का अंकित सकलानी मर्चेंट नेवी में काम करता था
और वो तुर्की से लापता है। 18 दिसंबर को कंपनी ने परिजनों को फोन पर बताया कि अंकित ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली है। अंकित के परिजन अंकित की हत्या की आशंका जता रहे हैं। अंकित की पत्नी ने बताया कि अंकित ने मुंबई में एल्विस शिपिंग कंपनी ज्वाइन की थी और 1 दिसंबर को रूस से तुर्की गए थे। इसी दौरान कई बार पत्नी को अपने भाई को परेशानियों के बारे में बताया, जिसमें अंकित ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई थी। नंबर को मुझे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि अगर मुझे शिप में कुछ भी होता है तो इसके लिए शिप वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ पे मतलब नहीं काम करना चाहते हैं, वो साइन ऑफ करना चाह रहे हैं, वो घर आना चाह रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि जब हस्बैंड 18 दिसंबर को घर आने वाले हैं, जो इतने टाइम से बोल रहे हैं कि मुझे घर आना है, मुझे वापस बुला लो, मेरा साइन ऑफ करवा लो, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो 18 दिसंबर को इस तरह का जो है डिसीजन ले लें और जंप कर लें, या जिस तरह का कंपनी बता रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर करना होता तो इतना टाइम था जब मिडल ऑफ द ओशन शिप जा रहा था तो इंसान तभी कर लेते हैं चीजें, जब उसे पता है कि मंडे को टर्की पोर्ट पे लग रहा है, मुझे घर वापसी होने वाली है मेरी। परिजनों का ये भी कहना है कि अंकित की हत्या हुई है या अपहरण, इस बारे में ना तो कंपनी कुछ बता रही है और ना ही सरकार उनकी कोई मदद कर रही है। वही अंकित के परिजन प्रशासन के रवैये से भी खासी नाराज हैं। एक मैसेज आता है कैप्टन का कि अंकित के साथ दिक्कत परेशानी हो ही रही है, जिस तरह से वीडियोस वगैरह फोटो वीडियोस उसने डाली है तो उस तरह से दिख रहा है उसको टॉर्चर तो किया ही है, मेंटली कितना टॉर्चर किया गया है क्या है। तो इसी बीच बोलते हैं कि हम इसको 18 तारीख को इसका साइन ऑफ करा रहे हैं। जब 18 तारीख को इसका साइन ऑफ हो रहा है उसी बीच हमें खबर आती है, खबर भी ऐसी आती है कि उसने लोकल टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे शिप से जंप किया है और हमें 5:30 बजे इन्फॉर्म करते हैं शाम के कि अंकित ने जंप कर दिया है। तो हम कांटेक्ट करते हैं कंपनी से, मैंने कांटेक्ट किया तो कंपनी से मैंने पूछा है कि जंप किया है तो आप क्या कर रहे हैं, कि रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू चल रहा है, मैंने रेस्क्यू की फोटो वीडियोस मांगी, कोई रेस्क्यू की ना मुझे फोटोज प्रोवाइड कराई गई है। कोई अभी कुछ नहीं मतलब जो है हमारी, बल्कि एफआईआर जो बेटे गया था लिखने के लिए वो भी नहीं लिखी गई है। उसको ऑफिस क्या है कि हम जीरो उसमें एफआईआर नहीं कर सकते आपकी बोले। और जबकि बाहर के उससे क्या था एसएसपी वो सॉरी आईपीएस कमिश्नर कोई है तो उनके भी फादर के साथ ये हुआ है तो उन्होंने हमें मतलब उसको क्या है कि कोई हेल्प की जरूरत अगर हमारी एफआईआर लिखी जा सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं लिखी जा सकती। उनके फादर का भी कैसे सुसाइड किया, वो क्या था शिपिंग लाइन में ना, तो वो करे कोई हेल्प की जरूरत है तो हमें बताना ये वगैरह मतलब इस तरह करके मतलब कहीं दूर से आ रहे शिपिंग उससे आ रहे उसके फ्रेंड के फोन के मतलब कोई अगर वो है तो बता। ये हमारा एक मतलब शासन प्रशासन दोनों सोया पड़ा मतलब। परिजन अंकित के मामले में सरकार से भी गुहार लगाने के साथ विदेश मंत्रालय के अलावा तुर्की दूतावास को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।